हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्ट, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने एक्सपेंशन की थी कि एक्सपेंशन हमारे पास क्या है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिक्विड का एक चौथा प्रॉपर्टी है और इसको हम कहते हैं मोशन। मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इसका मोशन किस तरह होता है। तो हमारे पास जो लिक्विड है इसका जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का, वो हमारे पास स्लाइडिंग मोशन करता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स शो स्लाइडिंग मोशन। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ये किस तरह मोशन करता है, ये स्लाइडिंग मोशन करते हैं। अब देखो, स्लाइडिंग मोशन हम किसको कहते हैं। स्लाइडिंग मोशन हम इसको कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच होकर जाए। किस तरह, देखो, अगर मान लो ये हमारे पास लिक्विड है और इसी तरह एक कंटेनर में है और इस कंटेनर में आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल्स है, किसके हैं, वाटर मॉलिक्यूल है। चलो वाटर लेते हैं। ये आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये H2O के है, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल्स है। अब आपने ये भी कहा है, हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास गैस है और लिक्विड है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ये कॉन्स्टेंटली ऑलवेज ये मोशन में होता है। तो जब ऑलवेज मोशन में होता है तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, मतलब इसके साथ अपना खुद एक काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के साथ भी काइनेटिक एनर्जी होता है, इस मॉलिक्यूल के साथ भी काइनेटिक एनर्जी है और इस मॉलिक्यूल के साथ भी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये बात नोट कर ले कि हमारे पास लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल है, इसी तरह हमारे पास जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसका मोशन जो है ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीड। इसका जो मोशन है ये डिफरेंट स्पीड के साथ होता है। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें तो ये हाफ mv² है, आप mv² पर मुश्तमिल है। अब ये सब आपके पास H2O के मॉलिक्यूल है, कोई और तो नहीं है। मतलब मास तो सब मॉलिक्यूल का सेम है, मतलब इस मॉलिक्यूल का जो मास है इसकी तरह सेम है, क्योंकि ये भी H2 है, ये भी H2 है। इस मॉलिक्यूल का मास इसकी तरह सेम है, इसकी तरह सेम है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। मतलब अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी लोअर है, तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आएगा तो ये इस मॉलिक्यूल पर जो है स्लाइड करके, दूसरे पर स्लाइड करके, तीसरे पर स्लाइड करके, चौथे पर स्लाइड करके, इसी तरह ये आएगा। और जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वो नीचे आएगा, इस मॉलिक्यूल पर स्लाइडिंग मोशन शो करके ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें जो मोशन है ये मोशन किस तरह के होता है, ये मोशन जो है ये स्लाइडिंग मोशन करता है। किस तरह मोशन करता है, स्लाइडिंग मोशन करता है। अब देखो यहाँ पर जो हम जो सपोज चाय पकाते हैं, ये हमारे पास एक लिक्विड है और मैंने यहाँ पर इसके नीचे जो है आग लगा दिया। अब जब मैंने इसके नीचे आग लगा दिया तो इसमें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सब के सब होते हैं, ये सब लिक्विड के मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल नीचे जो गर्म होता है तो मैं कहूँगा कि या इसने हीट जो है एब्जॉर्ब की। अब इसने हीट एब्जॉर्ब की तो इसका जो है एनर्जी इंक्रीज हो गया, इसका मोशन इंक्रीज हो गया। मैं ऐसा कहूँगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर इसने हीट एब्जॉर्ब कर दिया तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ से जो मॉलिक्यूल है जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है।
ताकि इसका भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर आप आपने चाय पकाई है तो उस वक़्त अगर आप देखें तो पहले जो है मॉलिक्यूल जो है उसमें जो मोशन होता है पानी का, वो इसी तरह जो उबलता है, ठीक है, ये भी स्लाइडिंग मोशन की एग्जांपल है। लिक्विड में स्लाइडिंग मोशन की वजह से हमारे लिए ज़िंदगी आसान है। किस तरह, देखो आपके जिस्म में जो ब्लड है ये टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप दौड़ते हो, तो ब्लड में जो है एनर्जी, मतलब ब्लड तेजी से मोशन करता है, इसकी वजह से हीट जो है रिलीज होता है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि आपके पास जो H2O है इसका हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इससे इन ब्लड से हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो अब वाटर के पास ज़्यादा हीट आ गया, तो वाटर क्या करता है, वाटर इस चमड़ा की तरफ आता है और फिर आपसे पसीना जो है की तरह वो निकलते हैं। तो मतलब स्लाइडिंग मोशन की तरह आपसे पसीना भी निकलता है और आपका जो क्या कहते हैं होमोस्टेसिस जो है ये कंट्रोल रहता है। तो देखो ना निज़ाम को, ये सब स्लाइडिंग मोशन की वजह है। अगर स्लाइडिंग मोशन ना होता तो फिर आप चाय पकाते इसी तरह आप इसको बस हिलाते रहे और फिर चाय पकता, और पता नहीं 2 3 4 5 घंटे लेते और ज़िंदगी मुश्किल होता है, मतलब आपसे स्वेटिंग नहीं होता, टिश्यू जो है हीट अप हो जाते और मतलब एक मसला बन जाता था। तो इस लिक्विड में जो स्लाइडिंग मोशन है ये सब जो है आपकी यूनिक प्रॉपर्टी आपके साथ हम लाता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी किस तरह होता है, देखो यहाँ पर इसकी बात हो गई। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो है ये ऑलवेज मोशन में हो। लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज मोशन में होता है। जब ऑलवेज इन मोशन में होते तो इसका मतलब ये है कि इसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी है, इटसेल्फ काइनेटिक एनर्जी, इसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होता है। अब आपके पास लिक्विड है, अगर मैं लिक्विड को टेम्परेचर देता हूं तो इस मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज करता है। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड पर, मतलब जिसका मोशन ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। किसके इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ठीक है। और इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है टेम्परेचर के डिक्रीज करने से। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये जो है स्लो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास लिख के, KMT फॉर लिक्विड। लिक्विड के बारे में KMT क्या कहते हैं, ठीक है, KMT फॉर लिक्विड। देखो KMT ये कहते हैं, ये ऑलरेडी हमने गैस में भी किए हैं, वही सेम पास्टुलेट है। सबसे पहले KMT बात करता है कि आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड में जो स्पेसिस है, लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस आर लेस, ये जो है लेस होता है, आर लेस एज कंपेयर टू गैस। अगर आप इसको गैस के साथ कंपेयर करें तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस लेस होता है, बट ग्रेटर, इसका ग्रेटर होता है एज कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करें टू सॉलिड। सॉलिड के पास आप कंपेयर करें तो सॉलिड के साथ जो है इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज़्यादा है। किस तरह, देखो अगर ये हमारे पास गैस है, ये लिक्विड है और ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। और गैस में आप देख लें तो गैस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर के फासले पर होता है। लिक्विड से आप कंपेयर करें तो लिक्विड में फिर इसी तरह आता है, ठीक है। इसी तरह आप सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो सॉलिड में फिर मॉलिक्यूल जो है इस तरह आते हैं, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर के तरीके से आएंगे। और हम सॉलिड चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ऑर्डर एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सॉलिड है, इसमें स्पेसिस देके तो इसमें स्पेसिस जो है ज़्यादा है
इसके स्पेसिस के लिहाज से, ठीक है, और इसमें स्पेसिस ज़्यादा है सॉलिड के लिहाज से। तो मैंने लिखा लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस आर लेस एज कंपेयर टू गैस। गैस के साथ कंपेयर करें तो इसका लेस होता है, ठीक है। ये निशान आपको शो करते हैं कि ये लेस है इससे, ये ग्रेटर है सॉलिड से, तो मैंने ये कहा, ठीक है। ये इनसे स्क्रीनशॉट ले, शाबाश। 2-3 और पॉइंट्स हैं उनको भी करते हैं। ले लिया, चलो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। अरे सर ये क्या बोलते हो? अरे छोड़ो, नहीं बोलते। दूसरी बात ये है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर, ये ज़्यादा होता है, आर ग्रेटर एज कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करें टू गैस, बट लेस होता है एज कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करें टू सॉलिड। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ग्रेटर होता है किससे? गैस से, और लेस होता है अगर आप इसको कंपेयर करें सॉलिड के साथ। मैं यहाँ पर एक और भी बनाऊंगा, आपको भी इस तरह डायग्राम बनाना है, ठीक है, मार्क्स गेन करने के लिए। आपने एक स्टूडेंट्स को चाहे देखा होगा, मेरी स्टूडेंट से जरताशा उसका नाम था, उसने तुम्हें पता है कितने मार्क्स लिए थे? 1069 मार्क्स उन्होंने गेन किए थे, हमारे साथ ट्यूशन उन्होंने किए थे। तो ये सब डायग्राम आपने भी बनाना है, ठीक है। दोबारा अगेन ये बात नहीं करना कि नहीं बनाना है, एक दफ़ा बनाए, नहीं। ये आपके पास गैस है, तो इसमें जो है आप देख ले तो मॉलिक्यूल छोटे छोटे लार्ज के फासले पर, ठीक है। ये लिक्विड है, ये आपके पास सॉलिड है। इसमें मॉलिक्यूल इसी तरह, इसमें मॉलिक्यूल इसी तरह, ठीक है, डूज, इसमें मॉलिक्यूल इसी तरह है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखें तो इसमें फोर्सेस जो है, इसमें फोर्सेस जो है नेग्लिजिबल है, मतलब वेरी लेस है, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होता है। इसमें जो है फोर्स प्रेजेंट है, फोर्सेस प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्सेस प्रेजेंट है। इसमें स्ट्रांग फोर्सेस है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा कि गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है किससे? लिक्विड से। लिक्विड का ज़्यादा है सॉलिड से। अगर आप लिक्विड का चैप्टर करते हो तो सबसे पहले आपने लिक्विड का नाम लेना है, ठीक है। मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को कंपेयर करना है, चैप्टर लिक्विड का है यार, ठीक है। लेकिन ऑर्डर में आपने सबसे पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो लिक्विड है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी किया, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड भी इंक्रीज करेगा। मतलब इसके दूसरे डायग्राम आप बना लें और इसके पीछे इसी तरह आग लगा दे या कोई भी लगा दे, लिक्विड के नीचे, सॉरी, ये लिक्विड बना लें और इनके पीछे अगर आप आग लगा दें तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो मोशन इंक्रीज करेगा, और मोशन इंक्रीज करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। तो मैं कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ v स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है। तीसरी बात ये है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है, द मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, द मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्लाइडिंग इन नेचर। किस नेचर में होता है? स्लाइडिंग इन नेचर,
स्लाइडिंग इन नेचर, स्लाइडिंग होता है। और स्लाइडिंग मैंने आपको बताया कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है और आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल है और ये सब एक दूसरे के साथ अटैच हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने इनको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल हीट अप हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो ये जिसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज वो ऊपर आ जाएगा, जिसका डिक्रीज वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मतलब ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और ये मोशन जो है स्लाइडिंग होगा। इसका मोशन किस तरह होगा? मोशन जो है स्लाइडिंग होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है तैरतेगा, तैरने लगेगा या तैरतेगा, ठीक है। तो ये आपके पास केएमटी के 4 पोस्टुलेट है, आपके बुक में जिक्र है। और भी बहुत सारे पोस्टुलेट है, लेकिन ये वो पोस्टुलेट है जो कि गैस और सॉलिड से डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। और इसके अलावा जो 11 पोस्टुलेट है वो ऑलरेडी मैंने गैस चैप्टर में किया है 1 बाय 1, जो कि इसके साथ सेम भी है और आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं गैस चैप्टर में जाके, ठीक है। तो ये आपके पास गैस के कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ भी नहीं है, सेम वही 9th वाले बातें हैं। बात आते हैं कहाँ पर, एमसीक्यूज आते हैं कहाँ पर? मॉलिक्यूलर फोर्स में, मॉलिक्यूलर फोर्स में। और सबसे ज़्यादा डायपोल डायपोल फोर्सेस, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में आते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, अब लेक्चर में हमने केएमटी के हवाले से पढ़ा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है तो किस फोर्स में अटैच है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि H2 ये है हमारे पास, ये है, इसी तरह ये बॉन्ड है H के साथ, ये और इसके साथ, तो ये कौन से फोर्सेस हैं? आए ये भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस है या सिर्फ उनको हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं? किसको कम कहेंगे भाई? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आते हैं? ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या ये भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आते हैं? क्या दोनों को हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे? और इसी तरह हम स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स की भी बात करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें कौन सा ताकतवर है और भाई क्यों ताकतवर है, ठीक है। सब एमसीक्यूज को हम डिटेल से कवर करेंगे। अभी यहाँ पर जो कंसेप्ट था ये तो बस आलिफ जैसा कंसेप्ट था, मतलब वो केएमटी और सब कुछ, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से। तो मोटिवेटेड रहे, इनको देख लें और इनसे मजा लें। एक बात मैं और कह रहा हूँ, देखो सबसे इनको इनसे स्क्रीनशॉट ले शाबाश। मैं आपके साथ एक मोटिवेटेड बात शेयर करना चाहता हूँ। लिख दिया? मिटा दे? अरे मिटा दे, मिटा दिया, चलो। देखो बाज़ दफ़ा लोग क्या कहते हैं, लोग अक्सर आपको डीमोटिवेट करेगा, आपको कहेंगे कि प्ला चीज़ का स्पेलिंग बता दे। तो अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते तो वो कहेंगे कि यार तुम तो नालायक हो, या आपको कहेगा कि इसी तरह वर्ड्स को इंग्लिश में बोल दे। आपसे कहेगा कि मैं रात को सोता हूँ या रात में बुरा बुरा ख्वाब देखता हूँ, इसको इंग्लिश में रिपीट करे, आप इंग्लिश में बोले। तो अगर आपको नहीं आते तो आपको कहेंगे कि यार तुम तो नालायक हो। यार इन चीज़ों में मत पढ़ो यार। देखो एक तो इंग्लिश में किसी चीज़ को स्पीक करना, किसी वर्ड्स को बोलना, ये जस्ट लैंग्वेज है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाइना को देख लें, आपके पास चाइना है। आप जापान को देख लें, तो वहाँ पर जापान में जाए और एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करें और सबसे इजी क्वेश्चन करें, उनसे कहें कि आप ये इंग्लिश में बोल दे, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इंग्लिश में बोल दे, वो कहेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। तो क्या वो भी नालायक है? यार किसी शख्स को नालायक मत कहे इंग्लिश के बेस पर। इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज है। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये असल में मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं बंदे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो एक बड़ा खूंखार और एक बड़ा सहाबी था। वो एक टीचर के पास गया, प्राइमरी टीचर था। उनको उसने उन टीचर को कहा कि आप कायद-ए-आज़म की स्पेलिंग लिखे। मैं कहा यार इनको देख यार। तो उस टीचर ने कायद-ए-आज़म का स्पेलिंग इस तरह लिखा, QUADEZAM, इसी तरह लिख दिया। तो फिर उसने कहा कि उस टीचर को बोला कि आप स्पेलिंग को देख लें, ये सही है। उसने कहा कि जी मेरे ख्याल से मैं तो सही है। फिर इसने फिर इसने इसी तरह लिख दिया QUIDEZAM,
ZAM, मुझे अब पता नहीं लेकिन इस तरह लिख दिया उस टीचर ने। तो फिर उस सहाफ़ी ने कहा कि आप दोबारा देख लें, सही है। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है। फिर साहबी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये स्पेलिंग ऐसी है, QUIDEAZAM, इसी तरह है। तो उस टीचर ने कहा कि मुझे तो इस पर भी शक है। और फिर उसने कहा कि ये भी ठीक है। तो देखो, स्पेलिंग ठीक करना, किसी स्पेलिंग पर रट्टा लगाना, इस पर इतना टाइम वेस्ट करना है, बेहतर है कि आप किसी कंसेप्ट को समझे। ये इंग्लिश है, ये जस्ट लैंग्वेज है और इस पर किसी का भी कमांड नहीं है। आपका कमांड तब आएगा जब आप इंग्लिश अमेरिका जाकर, ब्रिटिश जाकर और वहाँ पर इंग्लिश आप बोले, प्रैक्टिस कर ले, फिर आप पर जो है आपका कमांड हासिल होगा। कोई भी शख्स का कमांड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, ये आपके पास है, इसको किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे कि ये प्लम्बर है, गलत है यार, ये प्लम्बर है। ये बोले, ये किस तरह बोलेंगे? ये आपके पास क्या है? आप बोलेंगे क्लाइंब है, क्लाइंब नहीं है यार, क्लाइंब है, सिंपल। इसको बोले, ये क्या है आपके पास? आप बोलेंगे डिप्ड है, डिप नहीं है यार, डेट है। इसको बोले, ये क्या है? आप कहेंगे पोटाशियम, पोटाशियम नहीं है यार, पोटासियम है। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है जो वर्ड्स आपको आते हो बस किसी को बस बोले कि इसका स्पेलिंग बता दे, इसका प्रोनाउंसिएशन बता दे, जिसको नहीं आता आप कहते हो कि तुम तो बस नालायक हो। आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेगा कि आपको स्पेलिंग नहीं आता तो मतलब आप नालायक है। नहीं यार, आप स्टार हो। आपको पता है कि एक बंदे का रट्टा सिस्टम काम नहीं करता, उसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। तो कंसेप्चुअल चीज़ों पर फोकस करो। अल्लाह ताला ने एक इंसान में खामखा एक ख्वाबी रखी है। ऐसा नहीं कि आपका रट्टा सिस्टम काम नहीं करता तो आप किसी के भी लायक नहीं है। आप कर सकते हो यार, फिर भी आपके पास दिमाग है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट से काम लो। और ये बुराई हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, ये बस नालायक है, ये वीकेस्ट है। दूर रहो इससे यार। जिस बंदे को मैथमेटिक्स का फार्मूला जो है रट्टा नहीं होते, मतलब मैथमेटिक्स नहीं आता तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स जो है सबके सब ज़्यादातर फार्मूले पर होते हैं, तो फार्मूला रट नहीं लगा सकता तो हम कहते हैं कि ये तो नालायक है। नालायक नहीं है यार, इसमें अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी रखी है, उसको एक्सप्लोर करो। तुम्हें पता है ये ज़्यादातर जो लोग मेडिकल टेस्ट पास करते हैं फिर भी ये तंग आते हैं, रट्टा लगाने से तंग आते हैं यार। फिर तो जानबूझकर रट्टे लगाते हैं। बायो में ज़्यादातर रट्टा है, आपको पता है, ज़्यादातर रट्टे। जिस बंदे का रट्टा सिस्टम काम करते हैं, कंसेप्ट काम करते हैं, तब मेडिकल में जा सकता है। जिस बंदा का सिर्फ कंसेप्ट काम करते हैं, रट्टा काम नहीं करता, फिर भी मेडिकल में नहीं जा सकता। तो फिर जब लोग मेडिकल टेस्ट में जाते तो क्या करते हैं? उनको फिर रट्टा सिस्टम से तंग आते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार चलो CSS की तरफ जाते हैं, CSS देते हैं, क्योंकि उनको फिर पता लगता है कि ये कंसेप्ट है, ये ईजी है, हमारा कंसेप्ट काम करता है रट्टे से ज़्यादा। तो इन चीज़ों में ना पड़े, खुदा के लिए इन चीज़ों में ना पड़े। और जो किसी बंदे को स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन के बेस पर जज ना करे। कब तक हम अंग्रेज़ों के पीछे भागेंगे यार, कब तक भागोगे अंग्रेज़ों के पीछे? इतना भूत सवार है हम पर कि हम किसी शख्स को इंग्लिश के बुनियाद पर जज करते हैं। जिसको इंग्लिश आते हैं हम कहते हैं कि ये काबिल है, जिसको नहीं आता हम कहते हैं ये काबिल नहीं है। यार टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश। टेक्नोलॉजी इंग्लिश के साथ रिलेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कंसेप्ट के साथ। किसी चीज़ को समझो, प्रैक्टिस कर लो, इसके साथ रिलेटेड है। एजुकेशन आर नॉट रिलेटेड टू जॉब, जॉब के साथ एजुकेटेड रिलेटेड नहीं है कि आप एजुकेशन हासिल करो आपको हुकूमत आपको जॉब देगा। नहीं यार, भाड़ में जाए जॉब। जॉब के लिए एजुकेशन ना करे, अपने क्रिएटिविटी के लिए एजुकेशन कर ले। आप मार्क जुकरबर्ग को देखें, मार्क जुकरबर्ग ने जो एजुकेशन हासिल की है, क्या हुकूमत ने इनको जॉब दिया है? आप एलन मस्क को देखें, एलन मस्क ने क्या हुकूमत ने एलन मस्क को जॉब दिया है? आप जैक मा को देखें, क्या जैक मा हुकूमत ने जैक मा को जॉब दिया है? वर्ल्ड के टॉप 10 मालदार तरीन शख्सों में वो आते हैं। एजुकेशन आर नॉट रिलेटेड टू जॉब, एजुकेशन आर रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। जस्ट मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करो। दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जिसने एक क्लास की तालीम भी नहीं पढ़ी हो और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है या वो मिलियनेयर बिलियनेयर है। आप जिन बंदों का भी बात कर रहे हो ना, किसी न किसी ग्रेड तक उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा, मतलब वो तो कुछ ना कुछ रीड तो करेगा। तो एजुकेशन किसी जॉब के साथ कंपेयर ना करे प्लीज़ यार।
ये हमारा गलत कंसेप्ट है। माशरा इनकी बुनियाद पर जो है तबाह होने जा रहा है। एजुकेशन करो अपने माइंड की क्रिएटिविटी के लिए, एजुकेशन करो इसलिए ताकि मैं ऐसा चीज़ इन्वेंट करूँगा, मैं ऐसे काम करूँगा जो कि मैं किसी दूसरे शख्स को जॉब ऑफर करूँगा। इसलिए करो, इसलिए नहीं कि आप खुद जॉब के पीछे भागोगे। फॉर गॉड से क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।